हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस पिछली वाली वीडियो में जो है आपको इटली के इतिहास के बारे में और यूरोप के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। और अब हम चलते हैं इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो मानववादी समझते थे कि अंधकार के कई शताब्दियों के बाद सभ्यता में सही रूप से पुनः स्थापित कर रहे हैं। और इसके पीछे ये मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ और मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए ये मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी तक जो है नए युग का जन्म हुआ। ठीक है, तो मध्यकाल जैसे जैसे निकला वैसे रोमन साम्राज्य में जो है पतन के बाद 1000 वर्ष की समाधि के लिए समझ लीजिए। तो इस तरह से जो है इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण ये मानते कि अब एक नए युग का शुरुआत हो रही है, अंधकार के युग की खात्मा हो रहा है और एक पुनः जागरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो है इतिहास में मानववादी दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आने लगे। तो इस तरह से देखिए इतिहास में जो है मानववादी दृष्टिकोण को जो है देखते हुए ये परिवर्तन होने लगे। तो 5 से 14वीं शताब्दी तक जो है अगर हम देखें तो ये काल जो है अंध युग में कह सकते हैं। मानववादी दृष्टिकोण को हम देखें तो 5 से 9 जो शताब्दी जो है वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है और 9 से 11 वाला जो समय है जो है शताब्दी वाला वो आरंभिक मध्य युग के नाम से जाना जाता है। और 11 से 14 वाला जो शताब्दी वाला युग है वो उत्तर मध्य युग के नाम से भी जाना जाता है। और 15वीं शताब्दी से अब तक, तो 15वीं शताब्दी से अब तक जो है इसे आधुनिक युग भी, मॉडर्न एरा, आधुनिक युग भी कहा जाता है। इस समय के अंदर जो है मानववादी दृष्टिकोण को अपनाया गया और मानववादी दृष्टिकोण के तहत जो है जितने भी जो हमारे अंधकार आरंभिक और उत्तर जो मध्यकाल था, इस समय जितनी जो रूढ़िवादिताएं थी वो रूढ़िवादिता इस आधुनिक युग में आते आते ख़त्म होने लग गई। और अब मानव जो है अपने विकास के लिए और मानववादी दृष्टिकोण को अपनाने लगा। यानी मानव दृष्टिकोण क्या है? मानव का विकास। ठीक है, तो अब मानववादी दृष्टिकोण के तहत जो है यूनान के अंदर या रोम के अंदर जो है अब मानवीय विकास को या मानव के विकास को जो है महत्व दिया गया। और इस महत्व के चलते जो है धीरे धीरे जो है कई शताब्दी तक विद्वानों ने जो है सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक जो है समय का विभाजन करके जो है इसका अध्ययन किया और खोजें हुई। ठीक है, और जो है धीरे धीरे अपनी दुविधा जलाई और किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देने उन्हें अनुचित लगा। यानी जो भी काल है वो अंधकार युग नहीं है। अंधकार क्या होता है? कोई विकास नहीं, पर किसी न किसी काल के अंदर जो है हम देखें तो विकास हुआ है। ठीक है, तो 5 से 9 शताब्दी को जो है अंधकार युग कहा गया। तो ये सब क्या है? अंधकार युग कहना अनुचित है, क्योंकि किसी न किसी काल के अंदर जो है मानवीय दृष्टिकोण में ध्यान में रखते हुए उनका विकास भी संभव हो सका है। तो हम देखें तो यदि हम देखें तो विज्ञान और दर्शन अरबियों का अब योगदान, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि विज्ञान में अरबियों और विद्वानों का जो योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कई लोगों ने जो है इस ज्ञान को शुरू कर दिया। देखिए आप, अब इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, उसके बारे में हम आगे और चलेंगे। तो मानववादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो कुछ लोगों ने जो है कई यूनानी और रोम विद्वानों की कृतियों, यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों पर ध्यान दिया, जिसमें प्लेटो है, अरस्तु है। इस तरह से यूनानी और रोम विद्वानों की जो कृति हैं जिसमें प्लेटो उनकी रचनाओं का जो है प्रचार नहीं किया, पर 14वीं शताब्दी के अनेक जो विद्वान हैं उनमें प्लेटो अरस्तु की जो है ग्रंथों में जो है अनुवाद को पढ़ना शुरू कर दिया। उनके ग्रंथों को जो है अनेक भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया, अनुवादित किया गया। और उसके लिए जो उन्होंने अपने जो है कई जो है भाषा का उपयोग किया, जिससे कि उनके बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। तो इस तरह से हम देखें उन अनुवादों के हम ऋणी जिनने अतीत की पांडुलिपियों का अनुवाद सावधानीपूर्वक किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और भी ऐसे नाम जुड़े हैं। ठीक है, तो जबकि एक और यूरोप विद्वान यूनानी ग्रंथ के में अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे हैं। तो धीरे जो अनुवादियाँ जो हैं जो धीरे जो है
इन ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कर रहे हैं। इन स्थानीय भाषा के अनुवाद करने के कारण जो है हमें उनके ज्ञान की, उनके सोच की, उनके जो है धार्मिक विचार के बारे में और प्रशासनिक इकाइयों के बारे में तमाम बारे जो है शब्द विषय के बारे में जो है हमें जानकारी मिलने लगी। तो हम देखिए ये ग्रंथ जो है प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, कृषि विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इन तमाम जो है विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में जो है हमें जानकारी दे रहे थे, जानकारी उपलब्ध कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम देखें तो हमारे जो है इस क्षेत्र के अंदर जो है ये चीज़ होने लगी। ठीक है, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान भी इसमें सम्मिलित है। टॉलेमी के अलमजेस्ट खगोल विज्ञान शास्त्र द्वारा जो 140 में पूर्वी यूनानी भाषा में लिखा गया है। बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ और अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच में रहे संबंधों को दर्शाता है। तो मुसलमान लेखकों ने उन्हें जो इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता है, वे अरबी के हकीम और अरब विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी से सम्मिलित थे। मानववादी हम देखें, हम स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रशूद के दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वास के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की है। उनकी पद्धति और ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया और मानववादी अपनी बात को लेकर तरह तरह से पहुंचने भी लगे थे। तो मानववादी बात अपने जो है यदि विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम, कानून, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र को दबदबा रहा, फिर भी मानववादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा और सिर्फ इटली में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह जो है इतिहास में मानववादी दृष्टिकोण को जो है अपनाया गया और किस तरह जो है इस विषय को जो है दृष्टिकोण जो है इस पर विशेष ध्यान दिया गया। तो किस तरह देखिए, अब मानववादी जो दृष्टिकोण है उसको समझने के लिए हम एक, यदि मैं आपको कहूँ छोटी सी बात, मानववादी दृष्टिकोण तो पहले क्या था कि पहले का जो इतिहास है वो केवल राजा के बारे में, ठीक है, उसके कार्यों के बारे में, उसकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में जो है जानकारी देता। पर जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे जो है मानववादी दृष्टिकोण विकसित हुआ और मानववादी दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उद्देश्य था विकास करना। तो यूरोप के अंदर, यूनान के अंदर जो है धीरे धीरे जो है अब मानव के विकास के लिए कार्य शुरू हो रहा है और मानव जो है उसके विकास हम कैसे कर सकते हैं, उसके तमाम आविष्कारों के द्वारा, तमाम खोजों के द्वारा, तमाम कृति और विद्वानों के रचित जो विचार है उनके माध्यम से जो है मानव का विकास किया गया। और इसलिए यूरोप और रोम का इतिहास में विशेष मानववादी दृष्टिकोण है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई विद्वान हुए जिन्होंने जो है हर क्षेत्र के अंदर, विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र में हो या फिर प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर हो, वो सभी में जो है उन्नत रहे। क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने मानववादी दृष्टिकोण को समझने के लिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि यदि मानव अगर सर्वश्रेष्ठ, यदि हम मानव को सर्वश्रेष्ठ बना दें, उसमें कोई कमी ना हो, तो इस तरह से जो है ऐसे मानव जो है हमारे देश का नहीं पूरे जो है विश्व का कल्याण करने में समर्थ रहेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है अब मानववादी विचारों को जो है रखा गया और आगे की रूपरेखा तैयार की गई। तो यदि हम देखें तो मानववादी दृष्टिकोण के तहत जो है केवल मानव को जो है विशेष केंद्र मानकर जो है मानव के विकास हम कैसे कर सकते हैं या उसके विकास में कौन कौन सी समस्याएं, बाधाएं आ सकती है, ये तमाम बातें जो है यूनानी और रोम के विद्वानों ने जो है इस पर चर्चा भी करी है ताकि हम मानव का विकास कर सकें। तो इसीलिए जो है मानव के जो यूनान के जो विशेष विद्वान जो हैं ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जितने जो व्यक्ति जो है, प्रजा जो है या जितने जो मानव वर्ग है उनका उत्थान किस प्रकार किया जा सकता है, ये इन तमाम समस्याओं पर उनका ध्यान केंद्रित करा। और जब मानव का विकास शुरू हो गया तो फिर मानव के विकास से प्रजा का विकास, प्रजा के विकास से फिर क्या हो गया, राज्य प्रदेश का विकास, फिर देश का विकास संभव हो पाया। तो इसलिए यूनान और रोम जो है विश्व में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस मानववादी दृष्टिकोण के तहत। तो अब मानव का विकास केवल ज्ञान से नहीं होता है, मानव का विकास किससे होता है, कलाकार, कला से, यथार्थवाद, ठीक है, कलाकार और यथार्थवाद, ठीक है। तो मानवीय विकास, मानवतावादी दृष्टिकोण को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम कलाकार और यथार्थवाद के बारे में हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि कलाकार होना, ठीक है, कलाकार जो है वो क्या कर रहा है, उसके विशेष गुण को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो यूनान में जो मूर्तिकार है या जो शिल्पकार है या फिर जो सृजन शक्ति जिसके पास में, उसकी इस कला को बाहर निकाला गया और उसकी कला का विकास किया गया
ताकि जो है उसका विकास संभव हो सके। यथार्थवाद, यानी यथार्थवाद का मतलब ये कि वर्तमान समय में जो है जो समय चल रहा है उसके अंदर जीना सीखे कि आज हमें क्या करना है, ना कि वो भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है। तो यथार्थ, तो यदि हमारा वर्तमान समय सही रहेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, ठीक है। हमारे हम भूतकाल से हमें मतलब नहीं है। तो यथार्थ यानी आज जो समय जो चल रहा है उसमें हमें क्या करना है, कैसे हमें विकास करना है, ये तमाम बातें जो है इस यथार्थवाद के अंदर रखी गई, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है माइकल एंजेलो नाम का जो व्यक्ति है, इस माइकल एंजेलो ने जो है ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से देखो अलग अलग जो कलाकृतियाँ हैं, वास्तुकला जो है ये मानववादी दृष्टिकोण विचारों को फैलाने में काफ़ी भूमिका रही है। तो मानववादी दृष्टिकोण को फैलाने के लिए हम क्या वास्तुकला का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कलाकार का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कृतियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले के कलाकार द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन में नए कलाओं को प्रेरणा मिली और रोमन के सांस्कृतिक भौतिक अवशेष को उतनी वास्तुसत्ता के साथ खोजा गया कि जितनी अतीत में प्राचीन ग्रंथों में। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम उसके उजाड़ नगरों में खंडरों के कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों में बनी आदिम और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर्श उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया गया। उसके अलावा देखिए आप कलाकारों द्वारा हुबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिक कार्यों को सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेज की प्रयोगशाला में गए। बेल्जियम मूल के आंड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे और वह पहले व्यक्ति जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य शरीर की चीरफाड़ की, ठीक है। तो इन व्यक्तियों ने क्या करी, चीरफाड़ करी। इस तरह जो है हम देखेंगे इसी समय आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ भी हुआ, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर और चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ भी नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश भी की है। उन्हें अब ये मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार और परिदृश्य को ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो अब देखिए हम इन विचारों के द्वारा जो है मानववादी दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और किस तरह से जो है मानववादी दृष्टिकोण को हम कैसे फैला रहे हैं। तो इन कलाकार के माध्यम से, कला के माध्यम से, वास्तुकला के माध्यम से या इनके कृत्यों के माध्यम से जो है हम विश्व के अंदर मानववादी जो है दृष्टिकोण, मानववादी विचारों को जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं। और धीरे धीरे जो है जो आयुर्विज्ञान शास्त्री है उन्होंने अपनी मूर्ति कला यानी मनुष्य के हूबहू कृति बनाने में जो है महारत हासिल कर ली और यही उनका जो हुनर जो है, कला जो है ये आयुर्विज्ञान में जो है मानव शरीर कंकाल बनाने में, ये चेहरे की बनावट बनाने में, ये शरीर के जो है आकार बनाने में जो है काफ़ी इस्तेमाल होने लगी। और धीरे धीरे जो है इस कला का विकास जो है चिकित्सा जगत में भी होने लगा और मूर्ति कला को जो है काफ़ी प्रोत्साहन मिला यूरोप के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखें तो रेखा गणित, ठीक है। तो रेखा गणित के ज्ञान के चित्रकार अपने परिदृश्यों को ठीक तरह से समझ सकता है। प्रकाश के बदलते गुणों को अध्ययन करने में उसके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेख चित्र में के लिए तेल एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बना दिया। उसके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकारों का प्रभाव दिखाई दिया जिन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिक और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को और नया रूप दिया जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया और यथार्थवाद की ये परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही, ठीक है। तो यथार्थवाद यानी शरीर विज्ञान, रेखा गणित और भौतिक सौंदर्य को, ठीक है, भौतिक और सौंदर्यात्मक और जितनी जो हमारे ये गुण हैं इन सभी को जो है धीरे धीरे जो है इनका विकास हुआ, इन्हें यथार्थवाद कहा गया, ठीक है। तो जितने हमारे जो भौतिक है, आयुर्विज्ञान संबंधी है, वास्तुकला संबंधी जो है, ठीक है, सौंदर्य है, रेखा गणित है, शरीर विज्ञान है, इनको इतालवी कला में एक नया रूप मिला। इतालवी कला क्या है, रोमन और यूनानी। इतालवी कला में एक नया रूप मिला और इस नए रूप को यथार्थवाद यानी वास्तविकता जिसे कह सकते हैं वो यथार्थवाद भी कहा गया। तो किस तरह जो है हमने देखा कि इतालवी घराने के अंदर, इटली के अंदर जो है धीरे धीरे जो है इनका विकास होने लगा, ठीक है। तो यदि हम देखें तो मानववादी दृष्टिकोण के अंदर, ठीक है, हम देखें तो शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सौंदर्य, ठीक है, रेखा गणित, इन तमाम विषयों पर जो है इतालवी के देशों के लोगों ने जो है इनका
विकास किया, और यही विषयों पर अध्ययन को यथार्थवाद भी कहा गया। तो इस तरह से हम देखें तो इतिहास में मानववादी दृष्टिकोण ये बताता है कि किस तरह मानव का हम विकास कर सकते हैं इन विषयों के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से, किस तरह कलाकारों ने और विद्वानों ने अपने विचारों को, अपनी कला को जो है मानव के लिए लगा दिया, और मानव को एक श्रेष्ठ कृति भी बताया गया अपनी कृतियों के द्वारा। तो इस तरह से जो है मानववादी दृष्टिकोण ये कहता है कि इतालवी और रोम के अंदर जो है अगर मानव का विकास किन के कारण हुआ है, इन सभी व्यक्तियों और इन सभी विषयों के कारण हुआ है, जिसे यथार्थवाद कहा गया। और यथार्थवाद क्या है? एक नया रूप है, इन विषयों में एक नया रूप जिसमें मानववादी दृष्टिकोण को भी बताया गया है। तो हम देखते हैं तो पूरे यूरोप के अंदर जो है इस तरह से जो है बहुत सारे बदलाव आने लगे, और ये बदलाव जो है रोम के इतिहास में या यूरोप के इतिहास में काफ़ी अग्रणी रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि इतिहास का मानववादी दृष्टिकोण और उसमें यथार्थवाद, ये सभी जो है इस टॉपिक के एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि हमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। तो मानववादी दृष्टिकोण को पूरा समझने के लिए हमें इन सभी के बारे में जो है हमें चर्चा करनी पड़ेगी और इनका अध्ययन भी करना पड़ेगा, ताकि जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण रह सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानववादी दृष्टिकोण में केवल एक ही चीज़ जो विशेष जो जोड़ दिया गया है वह है मानवीय विकास। और जब मानवीय विकास होगा तो फिर क्या होगा? लोक कल्याण। ठीक है, एक आदर्श लोक कल्याण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो उस अंधकार युग से हम निकल कर नए युग की ओर आ रहे हैं, और ये सब किससे हुआ है? मानववादी दृष्टिकोण के कारण ही हुआ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस तरह से जो है मानववादी दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें नए विचारों को अपनाना पड़ेगा, और इसलिए इतालवी और रोम के लोगों ने जो है नए विचारों को अपने अंदर समा लिया, और इससे मानववादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह जो है मानववादी दृष्टिकोण जो है पूरे विश्व के अंदर फैलने लगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में केवल आपको मानववादी दृष्टिकोण के अंदर जो है इन विद्वानों के नाम, इन विषयों के नाम आपको याद रखने हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर एग्जाम में आता है तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। तमाम जो भी अगर बातें, समस्याएँ जो है आप मेरी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं, और उस पर हम चर्चा भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप मुझसे जो है इस पर डिस्कस कर सकें, और अगली क्लास के अंदर हम जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक पे और बढ़ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में जो है हम इतालवी और रोम की जो है वास्तुकला के बारे में हम बात करेंगे, और ये वास्तुकला के बारे में जो है जानकारी हम आपको अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर आकर जो है हम मुझसे जो है इस टॉपिक पर आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।